साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश चाजड़ा। आज का मंथन हमारा रहेगा अपना OROP 3 के ऊपर ही, कि मुझे लगता है कि इस देश में OROP 3 को लेके हमारे सभी संगठन JSU जोआर के सारे संतुष्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किसी की तरफ से कोई आवाज़ है, और न कहीं से मुझे इतने ग्रुप चल रहे हैं। शायद कम से कम 50 ग्रुप तो मेरे फ़ोन में ही हैं, हर जगह से, हर स्टेट से है, एक एक दो दो ग्रुप है। लेकिन मुझे कहीं पर भी उनका इस तरह का आवाज़ नहीं निकला कि भाई ये तो बहुत 2 से भी ज़्यादा हो गया, तो अभी हमें कुछ करना चाहिए। और न ही कोई एक स्टेट के बड़े अधिकारी ने, संगठन ने दूसरे संगठन को अप्रोच किया हो, तीसरे को किया हो, चौथे को किया हो, इस तरह से कोई अप्रोच करके और कोई कंक्लूजन पहुँचे हो कि भाई हमें क्या करना चाहिए। यानी कि कोई चहल पहल नहीं होना ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। और उस ठीक का मेन कारण है ये सरकार। क्यों कि सबको पता है, भले ही वो खुद बोले 56 इंच की छाती, आप लोग तो 56 इंच इतने 32 सालों से 56 इंच खुला करके ही आए हैं। लेकिन आज अभी आपको पिछले से सबक मिल गया है कि हमारी सरकार सुनेगी नहीं, हमारी बेइज्जती क्यों करवाए। और सही है, सरकार आपकी नहीं सुनेगी, ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी, चाहे आप उल्टा कर दो धरती का, आपकी नहीं सुनेगी। क्यों कि आपकी जो कमज़ोर नस है वो सरकार के पास में है, बस। और आपकी क्या कमज़ोर नस है वो आपको पता है। मुझे किसी को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी सब टारगेट हो, कोई नहीं बचे हुए हो। मैं भी टारगेट हो, मैं भी नहीं बचा हुआ। मैं भी डरता हूँ कि अगर मैं किसी का नाम लेके कुछ गलत बोल दूंगा तो अभी तक पता नहीं कितने फ़ोन आएंगे, कितने वो बीच में वो आएंगे, मैसेज आएंगे, किसी इंडिविजुअल मेरे पास में मैसेज मेरे फ़ोन पे आ जाएंगे। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, हमारे देवताओं को ऐसे कैसे बोल देते हो। ठीक है ना, तो नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता भाई, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, जितना बोल सकता हूँ, लेकिन उतना फिर भी बोल रहा हूँ कि ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी। अब मैं सरकार को एक अपील करना चाहता हूँ कि माई बाप, आपने मतलब पिछले 10 सालों में जो जितने भी अधिकारियों ने अपना कोई चीज़ भेजा है उसको टिक करके आपने पास कर दिया। अच्छा किया। ये सेकंड लेफ्टिनेंट से आना शुरू हुए थे आज़ादी के टाइम में, फिर जो हमारे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट होते थे तो उसको दबाने के लिए फिर लेफ्टिनेंट भी बने। इनको मतलब राशन नहीं था, बाद में राशन फ्री किया। इनको कपड़े नहीं थे, इनको कपड़े फ्री किए। फिर इनको एकोमोडेशन वो फ्री किया, सेवादार वो फ्री किया। मतलब आर्मी ऑर्डर बनते गए और ये ऊपर चढ़ते गए। आर्मी ऑर्डर कौन बनाता है? जैक ब्रांच। और साइन कौन करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को पेश करना है, वो वहाँ से कहीं से या फिर कोई कमेटी इसको अप्रूव करेगी। जैक ब्रांच ने बना दिया, चीफ ने साइन कर दिया और उसके कार्यकाल का वो आर्मी ऑर्डर बन गया। बीच में कोई भी चीज़ इनको करनी होती तो इनके पास में स्पेशल आर्मी ऑर्डर होता था, स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन करने की ताकत होती थी। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से सेट कर लिया और आज इस समय में ये एक रैंक बन गए हैं, अधिकारी वर्ग सिर्फ। अब क्यों बन गए हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन चला गया, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर तो पेंशन की रेस से बाहर हो गए। यानी कि डिसेबल या कोई उनके हादसा हो जाए तो वो मेडिकली इस रैंक में जा सकते हैं। बट मतलब अगर शॉर्ट सर्विस वाला है वो भी 14 साल से पहले नहीं जाएगा। शॉर्ट सर्विस का टर्म्स कंडीशन भी 14 साल कर दिया, और वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल तक। पहले शॉर्ट सर्विस RCO वगैरह ये सब कुछ कैप्टन तक जाते थे मुश्किल से, और वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाएंगे। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो शॉर्ट सर्विस वाले काम चला लेंगे 14 साल। अफसरों की कोई कमी है नहीं, जो काम करना होता है नीचे। जब 14 साल नौकरी वाले हैं तो आपको कोई रेगुलर की अफसर की ज़रूरत नहीं है। 14 साल तक वो काम करेंगे, उन्हीं में से कुछ परमानेंट भी हो जाएंगे। और दूसरा जो आपका परमानेंट कमीशन वाला है, वो तो अगर 14 साल के बाद में भी नौकरी करता है तो भले ही वो फुल कर्नल बने ना बने, वो अगर मतलब टाइम स्केल कर्नल बन गया तो भी वो टाइम स्केल कर्नल और
जनरल साहब एक ही पेंशन लेंगे, एक ही सब कुछ लेंगे, एक ही पेंशन के बाद में सारी सुविधाएं लेंगे। तो सारी की सारी जब आपने इस OROP 3 में आपकी सरकार ने सब एक कर दिया, तो अब हमारी इतनी सुन लो, जितने मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आज मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब मुझे करो या मत करो यारों, कम से कम 10-10, 15-15 ग्रुपों में भेजो तो सही इस आवाज़ को कि आपने जो हमारे रैंक को और फैलाया है, यानी कि देना तो था आपने 1 रैंक 1 पेंशन, और दे दी आपने 1 रैंक 4-4 पेंशन, यानी कि सिपाही की 4 पेंशन, नायक की 4 पेंशन, हवलदार की 4 पेंशन, नायकदार की 4 पेंशन, सूबेदार की 4 पेंशन, सूबेदार मेजर की 4 पेंशन और लेफ्टिनेंट कैप्टन की 2-2 पेंशन। तो हम आज ये जोड़ते हैं कि चलो आपने 4 भाग कर दिए हमारे, आपके पास में ताकत है, आप कर सकते हो ना। आपने अपने 5-7 जितने भी थे, 9 ग्रुप थे आपके, तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ ना, 9 में से बस सीधे से 4 तो आउट हो गए और 5 आप क्लबिंग में आ गए और 9 ही हम हैं। टोटल 18 ही कॉलम बने हुए हैं। तो जो 9 हम हैं, तो कम से कम जो इस 9 में आपने जो 3-3 और 4-4 भाग में बांटा हमारे को, ठीक है ना, एक्चुअल रैंक वाला अलग, नायक अलग, TS अलग, ठीक है ना, ऑनरी नायक अलग, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपने वो हमारा भाग किया है, तो आप कम से कम इतना तो हमारे साथ कर सकते हो, मेरे माई बाप हमारी आवाज़ सुन सकते हो कि सपोज करो आपने नायक को उठा लिया, तो इन तीनों नायकों में से सबसे ज़्यादा पेंशन किसकी बनती है, वो पेंशन आप इन तीनों को दे दो। आपने 4 तरह के हवलदार बना दिए, तो आप चारों में से जिनकी ज़्यादा बन रही जिस हवलदार की, उनकी सब दे दो, ताकि वो रैंक भी एक हो जाएगी और हमारी पेंशन भी एक हो जाएगी। भले ही आपने 4, भाई देखो, अगर हमारा ग्रुप था, X ग्रुप था, Y ग्रुप था, X ग्रुप पे थी हमारी अलग से, तो वो हमारे उस टाइम सेना के काम करने के आधार पे था। किस पे? काम करने के आधार पे। Y ग्रुप वाले अपनी जनरल ड्यूटी करते थे, X ग्रुप वाले क्लर्क और थोड़े बहुत टेक्नीशियंस होते थे, X ग्रुप पेमेंट वाले और ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे और डिप्लोमा होल्डर होते थे। तो वो काम के आधार पे आपने क्या, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम सिविल में आ गए हैं, वापस आ गए हैं, तो अब हम सब पेंशनर हो गए हैं। अब तो आप हमारे से कोई मतलब वो उस हिसाब से काम नहीं ले रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हो कि पेंशनर को अगर सुविधा देना चाहते हो, तो कम से कम आप हमारे चाहे 4 वर्ग कर लीजिए, 4 वर्ग कर लीजिए कि भाई ये हवलदार, ठीक है ना, ये ऑनरी हवलदार, ये टाइम स्केल हवलदार, ये ACP हवलदार, जो 4 हवलदार आपने बनाए हैं, उन चारों में से जिसकी ज़्यादा पेमेंट है उसकी आप सबको दे दो, तो 1 रैंक 1 पेंशन तो हो जाएगी। हमें 1 रैंक 1 पेंशन से आउट मत करो। ये OROP 3 में आपने हमें 1 रैंक 1 पेंशन से आउट कर दिया है। अब हमारे लिए कोई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है ही नहीं। OROP 3 के बाद है ही नहीं। ये तो नॉर्मली हमने OROP क्यों मांगी थी कि भाई बाकी को सभी को इंक्रीमेंट मिलता है, 5 साल में एक बार हमें दे दोगे तो कम से कम साल में 2 इंक्रीमेंट हमें मिल जाएंगे। तो बात तो वही है ना कि अगर इंक्रीमेंट हम देखें उनके, तो 5 इंक्रीमेंट, 5 का 50%, तो आधा 1000, 1200, 1500 रुपये होते हैं। वो इंक्रीमेंट हमें मिल गया ना। लेकिन अभी अगर आप हमारा भला चाहते हो, जो आपने किया है, कुकर्म जो किया है ना, कुकर्म, उस कुकर्म को ठीक करना है, तो आप हमारा माई बाप ये सुनिए कि जिस भी रैंक को आपने 4 की चाहे 5 की, हमारी अदर रैंक की बात कर रहा हूँ, JSU जोआर की, तो आप उनकी जिसकी ज़्यादा है उसके बराबर बाकी की कर दो, ताकि 1 रैंक 1 पेंशन हमें लागू रहे। आप हमें उससे आउट मत करो। हमारे प्रीमेचर को आउट कर दिया, हमारे रिजर्विस्ट को आउट कर दिया, हमारे सबको आउट कर दिया। किसी को कुछ मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को 58 रुपये मिला, किसी को 25 मिला, किसी को 26 मिला, किसी को 125 रुपये मिला। लेकिन जो भी मिला फिर भी देखो कितने शांत पड़े हुए, पूरा हिंदुस्तान शांत। 2 में कितना आंदोलित था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? कि सब ने आप देख लिया कि भाई आपने सुनना है नहीं। वज्र की छाती के हो आप, वज्र की छाती के हो, ठीक है ना। और इतने आसमान के ऊंचे बैठे हो कि आपको नीचे हम दिखाई देते ही नहीं है। जब हम दिखाई नहीं देते हैं तो फिर आपके कान तक हमारी आवाज़ कहाँ से जाएगी? आँख कान एक साथ काम करती है कि जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक की सुनाई तो नहीं देती है, लेकिन तकरीबन कान कोशिश करता है
कि उस तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आपकी दृष्टि इतनी ऊपर है तो वो कान की सुनाई तो कहाँ पहुंचेगी, बात पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए आप एक काम करो, सिपाही के 5 भाग बनाओ, लेकिन जिस सिपाही की पेंशन ज़्यादा उस सिपाही की पेंशन दे दो, ताकि वो एक रैंक एक पेंशन जाए। ऐसे नायक में करो, ऐसे हवलदार में करो, ऐसे हमारे सूबेदार मेजर तक कर दो। जिस रैंक में जिसकी ज़्यादा, मिनिमम में भी जो आपने ज़्यादा फिक्स की है ना, तो जिस रैंक में जिसकी ज़्यादा है, एसीपी वाले की हो, चाहे ऑनररी वाले की हो, चाहे टाइम स्केल वाले की हो, जिसकी ज़्यादा है उसकी बाकी तीनों को भी दे दो, बाकी दोनों को भी दे दो, ताकि 1 रैंक 1 पेंशन इनको मिल जाएगा। इससे अच्छा फॉर्मूला आपको कोई, मैं बोलता हूँ सीनियर, मतलब सीनियर से सीनियर अकाउंटेंट आके आपको ये फॉर्मूला नहीं देगा जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। यही बात अगर कोई कहीं ऑन कंसल्टिंग होता तो वहाँ पर ज़रूर अपनी 1500 रुपये फीस लेता है। लेकिन चलो आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये आप तो जाएगा नहीं जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये 100% खरी बात है। अगर आपको OROP में रखना हमारे को, तो ये फॉर्मूला आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं तो आप हमारे को अब बिखरो मत। फौज में बिखरे थे तो हमने काम के लिए बिखरे हुए थे, लेकिन अब तो हम पेंशन आ गए ना, अब हमारे में औकात नहीं रही कि हम आपसे लड़ सकें, ठीक है ना। तो कम से कम आपसे ये तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे को और मत बांटो, और मत बांटो, ठीक है ना। ये जातिगत सरकार का, पब्लिक का बहुत चल रहा है। सेना को थोड़ा बाहर रहने दो। और सैनिकों से मैंने ये बोलता हूँ कि अब आप लोग इधर की आशा छोड़ो सरकार की, आप समाज में घुसो। समाज में जो इन्होंने विसंगतियाँ फैला रखी है ना, जात पात करके, एक दूसरे को करके बढ़ा के, साल में 5 दिन, एक दिन, 5 साल हम साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन 5 साल में एक दिन आता है कि हम वापस फिर 1 साल के लिए हमारी दोबारा दोस्ती होते होते 1 साल लग जाती है। चुनाव के बाद में फिर हम 4 साल साथ में चलते हैं, फिर 1 साल हमारे लिए ये अभिशाप आ जाता है। मिलता हमें कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अब सरकार कभी ये न सोचे, अब सरकार की जो आपकी सरकार की आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत हम है, मत है, मत। जिसने मत दिया है, जिसको ज़्यादा दिया है, वो सरकार है। आप हमारे द्वार पे आए, हमारे खूंटे पे आए, हमारे बुजुर्गों के चरणों में आए, हमारे यूथ के चरणों में आए, हमारे कार्यकर्ताओं के चरणों में आए, हमारे कर्मचारियों के, सबके आए, क्या आदमी हो क्या औरत हो, सबके। लेकिन जो उसने आपको ज़्यादा मत दे दिया और आपकी सरकार बना दी, तो अब सरकार किसकी हुई? जिसने ज़्यादा मत दिया उसकी हुई ना। तो आप तो उनके, फिर दूसरी बात, सरकार बनने के बाद में आपने जो देश का एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है जो है संविधान, और संविधान में आपने कसम भी खा ली हाथ रख के कि भी हम इस संविधान की कसम खाते हैं कि हम है जो सबके साथ एक तरह न्याय करेंगे, चाहे हमें किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया, तो वहाँ पर आप फिर पूरे देश के होगे। तो जिसने मत देके आपको एक चुन के एक सरकार बनाई है, उसने अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए बनाई है, न कि उसके लिए बनाई है। मेरे मुंह से निकल जाएगा, थोड़ी बीपी हाई हो जाती है, तो भूल जाओ, ठीक है ना। जितने ऊंचे जाओगे और फिर जब गिरोगे ना, दर्द उतना ही ज़्यादा होगा, बिल्कुल ही, क्योंकि पिछवाड़े की तरह गिरोगे तो फिर दर्द होगा कि नहीं होगा। तो गिरने से पहले ठीक कर लो, ताकि आप ऊंचे ही रहो, नीचे आओ ही मत। फिर ठीक करने में आपको इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है, क्या दिया, उसमें कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, कोई 150 करोड़ रुपए लगता लगा दो, लेकिन हमें एक तो कर दो, और तो हमने कुछ नहीं बोला। अभी बाकी हमारे सिविल के अंदर हैं, कैप्टन पिटे जा रहे हैं, मेजर पिटे जा रहे हैं, कर्नल पिटे जा रहे हैं, उन्हें औरतों को नंगा किया जा रहा है, प्रेमिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, सैनिक पुलिस थानों में जाना छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर सीधी उसकी ढुकाई होती है। तो बताओ ना, किसी राज्य सरकार ने या किसी देश के किसी संगठन ने सरकार तक चैलेंज किया हो कि भाई अब नहीं, अब नहीं, नहीं। यहाँ भी हम शांत पड़े हुए हैं, यहाँ भी हमें कोई मतलब नहीं, जिसने किया वो भुगते। हम तो अपने खेत में आराम से हैं, हम तो अपने टावर की नौकरी में आराम से, हम तो अपने होटल के गेट के ऊपर खड़े हैं सिक्योरिटी का, हम तो वहाँ आराम से, जिसको जो मिला वो वहाँ पर आराम से है। जिसके साथ हुआ वो जाने, और उसका कर्म जाने, उसके वो जाने, ठीक है ना। उड़ीसा में अभी हुआ, इंदौर में 2 दिन पहले हुआ, उससे पहले एक
राजस्थान में हुआ, विधायक के उन्हें उठा के एक कमांडो को मारा अच्छी तरह से, जबकि वो देखो शौर्य चक्र विजेता। लेकिन पहले जयपुर में हुआ, फिर बाद में और वो अपना एमपी में एक और हुआ था मैदर साहब के साथ में, उठा लिया रात को घर से। तो ये सारा होते हुए सेना भी सेना, लेकिन सेना कुछ नहीं कर सकती कि जो सेना के ऊपर वाले हैं भाई, उनको राज्यपाल बनना है, उनको राज्यसभा में जाना है, उनको पेंशन के बाद अपने पद लेने हैं, वो आपको ऐसा आदेश क्यों देंगे जाके थाने को उठा लो? तो लोकतंत्र के पुजारी है अभी, क्योंकि ये अमृतकाल है और अमृतकाल के अंदर पूजा करनी पड़ती है। अमृतकाल पूजा का काल है। बोले ना कि अमृत वेले उठिए और सुमरण भजिए, नाम जपिए। तो अब तो इस अमृतकाल में सिर्फ हमें नाम भजना है। किसका नाम आपको पता ही है। तो ये अमृतकाल है, इसमें सिर्फ नाम भजना, नाम सुमरण करना और कुछ नहीं करना है। क्यों कि जिसका भजोगे ना वो आपको देगा। सेम सिस्टम लागू होता है। जिसको जो मालिक का भजता उठ के 4 बजे, मालिक उसको देता है। आप इनका भजोगे ये आपको देगा। तो जो ऊंचे ओहदों पे उस अवस्था में जो पहुंच गए हैं, वो अपने जो उनका परमेश्वर है उनके नाम भज रहे हैं और उनको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि तुम ऐसा करो, इसलिए होता रहेगा। और 4 संडे का भी अभी आदेश हो गया द्रौपदी घाट के अंदर, हमारे पीसीडीओ के अंदर कि कोई संडे नहीं है, काम में लग जाओ, जल्दी पेंशन पहुंचाओ और वोट डालने से पहले पहुंचाओ। देखो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जो जल्दी काम करेगा उसमें गलतियां भी ज़्यादा होगी। गलतियां ज़्यादा होगी, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन था कि गुंबज नहीं है, तो संतों ने बोला भी नहीं होना चाहिए जब तक हमारा ये बना नहीं। फिर तो ये बने बगैर हम कर भी नहीं सकते, बाद में हम पाँव ऊपर नहीं रख सकते। लेकिन क्या है, कुछ नहीं हुआ। एक बांस का गुंबद बना, ऐसा का ऐसा बना और हो गया सब कुछ। तो ऐसे ही है अभी, जितना जल्दी हो सकेंगे, हो सकता है कि सितंबर की पेमेंट में भी आ जाए, क्योंकि जब खाते में आएगा तो वोट भी जाएगा ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि समाज में घुसो, समाज में बोलो कि हम जब सेना में था तो हमारा जो झंडा था वो तिरंगा था, न भगवा था, न हरा था, न आसमानी था, न कोई और रंग का था, न पीला था, न लाल था, कोई झंडा नहीं था, हमारा था तिरंगा झंडा। और समाज को भी समझाओ उस तिरंगे की अहमियत। भैया आप बाकी रंगों को समाप्त कीजिए, ये पूर्व सैनिकों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब सेना में थे तो अपना सारा काम ये एक झंडे के नीचे करते थे, तिरंगे के नीचे। हमारे बीच में हमारी एक कौम थी, वो सैनिक थी। बाकी हमारी अपनी क्या जात पात थी वो हम छोड़ के आगे लिख के दे के रिकॉर्ड में जमा करा दिया था। रिकॉर्ड में जमा करा के फिर हम आगे बढ़े। आगे हमारी कोई जात नहीं थी। वापस जब हम आए थे टाइम, फिर हमारा जो वापस हमारे को अपना 954 दिया, तो उसके अंदर वापस निकाल के हमारे को दे दिया कि तुम्हारी ये जात है। हम फिर वापस आए तो फिर उसी जात में आ गए। लेकिन आ गए तो अब कम से कम हमारी जो 30-30 साल की वो तपस्या है, उस तपस्या को तो सफल करो कि समाज के अंदर तो वो काम करो कि भाई ये लाल झंडे, हरे झंडे, पीले झंडे, नीले झंडे, ये कोई झंडे नहीं है। झंडा एक है, तिरंगा। इसके लिए मरो, इसके लिए करो, सब मिलके करो, सबका फायदा हो, कर सकते हो। तो इसलिए मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी क्लिप्स आगे लगी है, आपकी मर्जी तो आगे देखें, और देखेंगे तो आप उसमें भी कुछ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ, मेरी बात का बुरा ना माने दोस्तों, ये हमारे सैनिक जीवन का एक न्यूज़ था। उड़ीसा सेना के अधिकारी और मंगेतर के साथ थाने में जुल्म की इंतहा और चारों तरफ आग की तरह। मतलब ये जो भी खबर फैली, जो भी ये सैनिक जीवन की है, भदौरिया साहब की। और आप सभी को पता है कि भदौरिया साहब के ये वीडियो आज तीसरा दिन हो गया है। 3 दिन पहले चढ़ाया था, और 3 दिन पहले चढ़ाया था। और भदौरिया साहब के जो व्यूवर है वो 4,17,000 है, 4,17,000 है। तो मैं भदौरिया साहब ने अपना काम कर दिया, जो खबर इनको मिली उन्होंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो हम लोगों तक पहुंचा दिया, तो हमने क्या उखाड़ लिया, उड़ीसा में क्या उखाड़ लिया, केंद्र सरकार का क्या उखाड़ लिया, या सैनिक संगठनों ने मिलके कौन सा नया मतलब झंडा गाड़ दिया।
मतलब पिछले 3 महीने से अधिकारी हो चाहे सोल्जर हो चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर हम रगड़म पट्टी चल रही है। किसकी चल रही है? सिविल प्रशासन की। और कोई उसकी सुनवाई नहीं है कि भाई उसको जयपुर केस में सुनवाई हो गई हो, या इंदौर वाले केस में हो गई हो, या किसी वो एक और हुआ था, वो एमपी में 2 केस हुए थे उसकी हो गई हो, या मतलब राजस्थान में एक विधायक ने और एक कमांडो को मारा था उसकी हो गई हो, या पंजाब के अंदर जो हुआ था अभी लेटेस्ट उसकी हो गई हो। कहने का मतलब ये कि पंजाब में तो फिर भी इतनी यूनिटी है कि इतना मतलब आगे पीछे होने के बावजूद भी वो टूट पड़ते हैं और पीछा नहीं छोड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर के जाम लगा देते हैं। लेकिन मैंने बाकी स्टेट में नहीं देखा है भाई, ठीक है ना, नहीं देखा है। क्यों? कि पंजाब वाले मामले के अंदर आखिर उनको समझौता करना पड़ा। 2 बार हुआ, 2 बार ही समझौता करना पड़ा। किसको करना पड़ा? पुलिस प्रशासन को करना पड़ा, झुकना पड़ा। लेकिन बाकी कहीं नहीं झुके, वो अपना आराम से प्रशासन का चल रही है, सरकारों के हाथ उनके ऊपर है। और बाकी जहाँ भी चाहे 1 इंजन हो 2 इंजन हो, चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, सैनिकों का कोई नहीं है, ठीक है ना, सैनिकों का कोई नहीं है। तो इसलिए आपको मैं क्या बताऊँ। जय हिंद जय। साथियों, शायद ही किसी ने जो बचा हो, जो इन्होंने ये नहीं पढ़ा हो जो मैं ये बोल रहा हूँ। और ये एक आदेश निकाला था रक्षा लेखा प्रशासन नियंत्रण पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज, यानी कि अपना सीडीए इलाहाबाद ने, या पीसीडीए अपना इलाहाबाद में। तो अब आप सोचिए कि ये 4 संडे सितंबर के मतलब ये स्ट्रिक्टली लिए गए कि इसके अंदर है जो कोई छुट्टी नहीं करेगा, और सारे का सारा मतलब स्टाफ है जो आएगा। और इसका मतलब परिणाम अगर ये 4 संडे की इतनी मेहनत से अगर आपको सितंबर में मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सितंबर में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो आदेश निकाला गया है, तो किसी ने तो ऊपर से कहा है कि आप जल्दी कीजिए। जल्दी कहने का मतलब यही है कि उनके खातों में जिनको चाहे 5, 10, 20 रुपए का फ़ायदा हुआ है कि हम लोग इतने, हमारी कीमत इतनी है, जितनी हमारी कीमत लगाई गई हम उतने ही कीमत के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारी कोई आत्मसम्मान कीमत कुछ होती ना, तो हम लोग ये सहन नहीं करते, अभी तक सहन नहीं करते ये। लेकिन हमारी जितनी कीमत लगाई वो ठीक है, हम सेटिस्फाइड है। तो सरकार ने फटाफट मतलब धीरे से निकाला, कोई मतलब प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की, न कुछ और किया, न रक्षा मंत्री को बोलने का मौका दिया। और चुनाव की सभा के अंदर अपने सरकार के जो मुख्य जो भी मुखिया है उन्होंने घोषणा कर दी, और आपको अपनी ओआरओपी मिल गई। साथ में जैसे ही वो किया, तुरंत द्रौपदी घाट ने उसी दिन है जो 4 संडे इनके लिए बैन कर लिए। अब देखो ऐसा भाइयों, काम जो करता है उससे गलती होती है, काम करता है उससे गलती होती है। और कुछ मेरे जैसे कमीने भी होते हैं मेरे जैसे, कि भाई मेरे को इस संडे से क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। डबल पेमेंट की 2 दिन की तनख्वाह मिलेगी एक के बजाय, तो नहीं मिलती है। तो उनसे इस तरह से काम होंगे संडे वाले दिन कि कई गलतियां होगी, जो गलतियां बाद में जाके इन पेंशनों को भुगतनी पड़ेगी। अगर यही काम जितना शांतिपूर्वक सिस्टमेटिक ढंग से होता और वो अपने स्वतंत्रता के हिसाब से करते, तो हर आदमी अपना दिमाग, देखो एक होता है एक अपनी इच्छा से किसी काम को करना, तो अपनी इच्छा से चुस्त दुरुस्त करता है। एक करता कि तुझे शाम तक इतने ये करने हैं, मेरी टेबल पर पटकने हैं। अब उसको पता है कि नहीं पटके तो मेरी एसीआर की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर भी एसीआर होता है, अधिकारी बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दबाव में, प्रेशर में काम करवाने से क्या होता है, उसका जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि सेना के अंदर भी दबाव में जब काम कराने से कितने हमने उल्टे जो रिजल्ट लिए हैं। कई जगह कुछ हुआ, कई जगह कुछ हुआ, कई जगह ज़्यादा हमारे को, जैसे मैं हमनेशन टेक्नीशियन को बोला इतना तो आपको डेमोलेशन करना ही करना होता, तो कई बार है जो हादसा भी हो जाता था और ब्लास्ट भी हो जाते थे और बंदे भी मर जाते थे। कहने का मतलब है कि हमारे सेना के सिस्टम में दबाव का कोई काम नहीं है। अब इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ठीक है ना, कि हर काम देश के नाम, ठीक है ना, हर काम देश के नाम।
कभी आप लोग भी इसके ऊपर जिक्र किया करो ना कि भाई ये यार क्या लिखा हुआ है, हर काम देश के नाम। और पहले भी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति देखी थी, उसके अंदर की लिखा था कि हर नाम हर काम देश के नाम, इसी का। तो ऐसा आप डिफेंस के, मतलब डिफेंस के अकाउंटेंट है, और डिफेंस में कौन आती है, सेनाएं आती है, ठीक है ना। तो हर काम देश के रक्षक के नाम कर देते, ठीक है ना, तो कितना अच्छा होता। हर काम देश के नाम, तो क्या देश के रक्षक के, फिर देश के रक्षक है तभी तो देश है ना, रक्षकों को हटा लो फिर देश कहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो आप अगर इसको आप हर काम देश के रक्षक के नाम कर देते, आप देश के रक्षक की तो जोड़ना था, हर काम देश रक्षक के नाम, हर काम सेना के नाम, हर काम जो भी आप पेंशन दे रहे हैं तो पूर्व सैनिक के नाम, यानी कम से कम अपनी आइडेंटिटी ऐसा करना था। तो क्योंकि सेना के बिना देश का एक अधूरापन है, पक्का अधूरापन है, जिसको लगे वो अच्छा है, जिसको ना लगे अच्छा है। लेकिन मेरा अपना सोचना है कि सेना है तो देश है, सेना नहीं है तो देश नहीं है। जय हिंद, जय भारत।